हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आपका बायो का सेशन स्टार्ट हुआ है, जिसमें कल के सेशन में हम चर्चा कर रहे थे कि आपके क्लास 12 के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन सा यूनिट है और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। आज के सेशन में हम उसी जानकारी को कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद हम आपका यूनिट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, जिसका सबसे पहला चैप्टर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलेंगे हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ और पहले हम सिलेबस पे चर्चा कर लेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। बच्चों क्लास 12 के 2023 के सत्र में जो जीव विज्ञान सैद्धांतिक का आपका पेपर आएगा, उसको आपको 3 घंटे मिलते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, तो 3 घंटे मिलेंगे। 70 नंबर का आपका सैद्धांतिक होगा और इस सैद्धांतिक के पेपर में आपका जो ये 70 नंबर का सैद्धांतिक पेपर होगा, इसमें आपके 1, 2, 3 ये 5 यूनिट्स हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। आप 5th यूनिट तक आपने पढ़ा है, क्लास 11th में कंप्लीट हो चुका है आपका। उसके बाद यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10 ये आपका होना है बच्चों। क्लास 12th में आपको पढ़ना है, जिसमें रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपके 3 चैप्टर्स हैं। ये जो रिप्रोडक्शन वाला आपका चैप्टर है, इसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर हैं वैसे तो, पर पहला चैप्टर जो है वो आपको आपके एग्जाम में आना नहीं है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो आना है, चैप्टर नंबर 3 आना है और चैप्टर नंबर 4 आना है ना। ये आपका यूनिट 6 का है। इसमें आपका जो पहला चैप्टर है ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, लैंगिक जनन पुष्पीय पौधों में। ये है चैप्टर नंबर 2 में आपको मानव जनन पढ़ना है और चैप्टर नंबर 3 में आपको जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है। और इसके बारे में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसके बारे में आप विस्तार से जान चुके हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। यूनिट 6 का जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, उसमें चैप्टर नंबर 2 है आपका पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है पॉलिनेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन एंड एजेंट्स भी उसके पढ़ने हैं आपको, ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है आपको, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपको डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट के बारे में पढ़ना है, स्पेशल मोड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ना है आपको, एपिमिक्सिस के बारे में, पार्थिनोकार्पी, पॉली एम्ब्रियोनी और उसके बाद सिग्निफिकेंस आपको देखना है सीड डिस्पर्सल का और फूड फॉर्मेशन का। उसके बाद इस प्रक्रिया में 3 जो इवेंट्स हैं उसको ही आपको विस्तार से पढ़ना है और उसके बारे में अच्छी तरह से समझना है और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी जानना है। जो चैप्टर नंबर 3 होगा बच्चों, मानव में जनन की प्रक्रिया, इसमें आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा पढ़ना है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को भी जानना है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती है उसको, और उसके अंदर किस तरह से स्पर्म्स और ओवम का फॉर्मेशन होता है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। आपको फर्टिलाइजेशन और उसके बाद होने वाले एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में, ब्लास्टोसिस्ट तक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ना है, प्रेगनेंसी प्रसव अवस्था के बारे में पढ़ना है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है यानी कि अपरा निर्माण के बारे में, पार्चुरेशन के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में आपको एलिमेंट्री आइडिया दिया जाएगा इस चैप्टर में, आपको लैक्टेशन के बारे में भी एलिमेंट्री आइडिया ही दिया जाएगा। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 आता है, जिसमें आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ना है,
जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या आवश्यकता है वो जानना है और एसटीडीज के प्रिवेंशन के बहुत सारे तरीकों के बारे में आपको बताया जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिन्हें आप शॉर्ट में एसटीडीज कहते हैं। आपको बर्थ कंट्रोल के बारे में जानना है, आपको आईवीएफ, जिफ्ट और गिफ्ट, ये इन तकनीकों के बारे में भी जानना है और इसके बारे में आपको एक जनरल अवेयरनेस के लिए एलिमेंट्री आइडिया आपको दिया जाएगा। तो ये आपका यूनिट 6 रिप्रोडक्शन जो था उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आपने जान लिया। यूनिट 7 जो है आपका, यूनिट 7 जो है बच्चों, ये है आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, आनुवांशिकता और जैव विकास। इसमें आपको चैप्टर नंबर जो 5 है वो पढ़ना है। उसमें आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी वंशागति और विविधता के सिद्धांत। अब इसमें आपको हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये आपका यूनिट नंबर 7 है, जिसका चैप्टर नंबर 5 है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो आपको उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, वो पढ़ना है। आपका चैप्टर नंबर 6 जो है बच्चों वो, अब इसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशन में आपको क्या क्या पढ़ना है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन में आपको मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है, मेंडलिज्म के बारे में पढ़ना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, को डोमिनेंस के बारे में, मल्टीपल एलील्स के बारे में, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स के बारे में, प्लियोट्रोपी के बारे में। आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एलिमेंट्री आइडिया के बारे में पढ़ना है। आपको ह्यूमंस में कैसे इनहेरिटेंस होता है उसके बारे में जानना है। आपको कुछ रोगों के बारे में भी बताया जाएगा, जैसे आपको हीमोफीलिया के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताया जाएगा, आपको थैलीसीमिया के बारे में बताया जाएगा, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं ह्यूमंस में उनके बारे में बताया जाएगा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इस पूरे का पूरा यूनिट जो है ये आपको 20 मार्क्स का आएगा। तो सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 7 ही है। इसका जो चैप्टर नंबर 6 है, जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें आपको बताया जाएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति का आणविक आधार। इस चैप्टर का नाम क्या है आपका? वंशागति का आणविक आधार। अब इसमें आपको ब्रीफ में डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, रेप्लिकेशन कैसा होता है उसके बारे में पढ़ना है ना बच्चों। आपको वंशागति के आणविक आधार के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको जेनेटिक मटेरियल डीएनए के बारे में बताया जाएगा, यानी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, डीएनए कैसे बनता है ये आपको जानना है। आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जानना है, और आपको क्या जानना है? आपको ट्रांसलेशन के बारे में, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन के बारे में, आपको जीनोम के बारे में, जीनोम प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानना है। चैप्टर नंबर 7 जो है आपका वो है इवोल्यूशन।
चैप्टर नंबर 7 कौन सा है बच्चों? इवोल्यूशन। तो ये तीनों चैप्टर्स मिला करके आपका 20 मार्क्स का आने वाला है ना। तो सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो यूनिट है आपका, वो है आपका यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसके बाद आपका आएगा यूनिट नंबर 8। यूनिट 8 में आपका क्या है? बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें आपका चैप्टर नंबर 8 होता है। चैप्टर नंबर 8 में आपका आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। एंड डिजीज के बारे में, उसके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको पैथोजेंस के बारे में पढ़ना है, पैरासाइट्स के बारे में पढ़ना है। डिजीजेस आपका मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलियरिसिस, एस्केरियासिस, टाइफॉइड, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमीबियासिस, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है आपको। रिंगवर्म के बारे में पढ़ना है और उसके कंट्रोल के बारे में पढ़ना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी इम्यूनोलॉजी की भी इसमें आपको पढ़ना है। आपको वैक्सीन्स के बारे में पढ़ना है, एचआईवी और कैंसर के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद एड्स के बारे में भी पढ़ना है, और थोड़ा सा एडोलेसेंस टाइम पे ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज के बारे में भी पढ़ना है। फिर आपका आ जाएगा बच्चों चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 जो है वो मिसिंग है। चैप्टर नंबर 10 आपका आएगा जो कि है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि सूक्ष्म जीवों की आपके जीवन में क्या महत्व है, उसकी क्या क्या फायदे हैं, उसके बारे में पढ़ना है। इसमें आपको माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है, फूड प्रोसेसिंग में माइक्रोब्स का कैसे यूज होता है उसके बारे में पढ़ना है। इनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है आपको। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है, एनर्जी जनरेशन के बारे में पढ़ना है, और बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में भी पढ़ना है आपको। इसमें एंटीबायोटिक्स के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका यूनिट आ जाता है 9। यूनिट 9 जो है, यूनिट 9 जो है, इसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड बायो टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है आपका। यूनिट नंबर 9 का ये आता है आपका चैप्टर नंबर 11। ये है आपका चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 12 में आएगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स और उसके बाद आपका यूनिट 10 आ जाता है। आपका यूनिट 10 आ जाएगा, और यूनिट 10 में आपको क्या क्या पढ़ना है? यूनिट 10 जो आएगा इसमें आपको पढ़ना है ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन के बारे में। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 13 आपका आता है जिसमें आपको पढ़ना है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन।
आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 14 में इकोसिस्टम के बारे में, जो कि आपका कटा हुआ था। आपको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के बारे में, चैप्टर नंबर 15 में। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और बाकी का बचा भाग आपका है प्रैक्टिकल्स का, और प्रैक्टिकल्स में आपको 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपको 30 नंबर लेने हैं। उसमें भी आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। उसमें आपको एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करना होगा, एक छोटा एक्सपेरिमेंट करना होगा, है ना। उसमें आपको स्लाइड की प्रिपरेशन सिखाई जाएगी, उसमें आपको स्पॉटिंग सिखाई जाएगी। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइवा वोस के लिए भी टाइम मिलेगा, वो मैं आपको बता दूंगी जब आपका एग्जाम होने वाला होगा, तब किस तरह से आपको स्पॉटिंग करनी है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स आपके कराए जाएंगे, वो आप जानेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपने क्या देखा कि आपका जो क्लास 12th का सिलेबस है वो पिछले साल से थोड़ा सा बढ़ गया है। मतलब पिछले साल कुछ सिलेबस का पार्ट कट डाउन था, जो इस साल कट डाउन नहीं है, तो वो आपको पढ़ना है ना। तो आपका कंप्लीट हो गया। कंटेंट्स में यूनिट नंबर 6 जो है, यूनिट नंबर 6 में आपके यूनिट 6 में आपके 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिट 7 में 3 चैप्टर्स हैं। आपका यूनिट 8 में भी 3 चैप्टर्स हैं। आपका यूनिट 9 में आपका 2 चैप्टर्स हैं। और आपका यूनिट 10 जो आता है उसमें आपके 4 चैप्टर्स हैं। इसमें में से कौन सा चैप्टर आना है, कौन सा चैप्टर कट है, ये आपने देखा है ना। कौन सा चैप्टर आना है, कौन सा चैप्टर कट है। तो आप देख रहे हैं कि आपको जो पढ़ना है इसमें आपका बच्चों चैप्टर नंबर 2 आना है। चैप्टर नंबर 1 को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर नंबर 3 भी आपका आना है। चैप्टर नंबर 4 भी आपका आना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 आपका आना है, और ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला पार्ट है। इसमें आपको मिलेंगे 16 मार्क्स का वेटेज। इसमें आपका आना है 20 मार्क्स का वेटेज, ठीक है। इसमें आपको आना है 12 मार्क्स का वेटेज है। इसमें यूनिट 8 पे आपको 12 मार्क्स का वेटेज यूनिट 9 पे भी है, और आपको 10 मार्क्स का वेटेज है यूनिट 10 पे। तो यानी कि हमें सबसे ज्यादा किस पे दबाव डालना है, हमें पहले और दूसरे यूनिट पे सबसे ज्यादा दबाव डालना है। सबसे ज्यादा मेहनत करके हमें यूनिट 6 और यूनिट 7 पढ़नी है। आपको यूनिट 8 में चैप्टर 5 आएगा, आपका चैप्टर 6 आएगा, चैप्टर 7 आएगा। पूरे चैप्टर्स कवर हैं। यूनिट 6 में भी आपका 2, 3, 4 चैप्टर आएगा। चैप्टर नंबर 1 जो है ये बहुत हम इंट्रोडक्शन के तौर पे करेंगे। यूनिट 8 जो है, यूनिट 8 में आपका चैप्टर 8 आएगा और चैप्टर 10 आएगा। चैप्टर 9 आपका इसमें नहीं आएगा, ये कट है, ठीक है। चैप्टर 11, 12 आएगा, 13, 14, 15 आएगा। ये आएगा 11, 12, 13, 14 और 15। चैप्टर आपका 16 कट है, ठीक है। मतलब आपका कौन कौन सा चैप्टर कट हो गया। आपका चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज नहीं आएगा। आपका चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन,
2 चैप्टर्स आपके नहीं आने हैं और सारे के सारे चैप्टर्स आपके इस बार के सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। सारे के सारे चैप्टर्स आपके पूछे जाएंगे। तो हमारा यूनिट 6 जो है बच्चों, उसका पहला चैप्टर जो आपके सिलेबस में नहीं आना है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे कि ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें आपको जीवों में जनन की प्रक्रिया, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जो आपके सिलेबस में इस बार नहीं आना है, इसके बारे में हम खाली हल्का सा इंट्रोडक्शन करेंगे। पहला वाला चैप्टर जो है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि आपको जीवों में किस तरह से प्रजनन की प्रक्रिया हो रही है उसके बारे में जानना है। जीवों में जनन जो होता है वो कैसे होता है। कोई भी जीव जो है वो अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए प्रजनन की प्रक्रिया करता है। अब ये रिप्रोडक्शन जो है बच्चों, ये होता है, हम बहुत शॉर्ट में जानेंगे, ये होता है, एक तो होता है एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है बच्चों सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, और तीसरा होता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव यानी कि कायिक प्रवर्धन जिसे हम कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई प्रकार का होता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से होता है। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैप्टर को जरूर पढ़ लेंगे। आपके 12th के सिलेबस में ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसके बारे में आप पहले से पढ़ते आए हैं, है ना। कुछ ज्यादा था नहीं इस चैप्टर में, इसलिए ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको एक बार रिवाइज जरूर करना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको, तो इसलिए हम हल्का हल्का ही जान लेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कई प्रकार का होता है ना। पहला आपका होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं फिशन, जिसमें कोई भी जीव जो है वो टूट करके विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा नए जीवों को जन्म दे देता है, उसे हम कहते हैं फिशन। और ये 2 तरीके से हो सकता है, बाइनरी फिशन हो सकता है या ये मल्टीपल फिशन हो सकता है। बाइनरी फिशन हो सकता है या मल्टीपल फिशन हो। के बाद प्रक्रिया आती है आपकी बडिंग की प्रक्रिया, जिसे हम कहते हैं मुकुलन की प्रक्रिया। बडिंग जिसे हम मुकुलन के नाम से जानते हैं, इसमें किसी भी जीव में मुकुल निकल आते हैं और वो मुकुल अलग होकर के नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो बाइनरी फिशन में हम अमीबा लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, पैरामीशियम लिख सकते हैं इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे, और मुकुलन में हम लिखेंगे हाइड्रा। हाइड्रा जो है ये मुकुलन की प्रोसेस से बनता है, ठीक है। तीसरा प्रोसेस इसमें आता है आपका जो स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें ज़ूस्पोर्स से नया जीव बन जाता है, नया पौधा बन जाता है। उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि आलू है, अदरक है, अजूबे की पत्तियां हैं, इसमें सब में प्याज है, इसमें सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, उनके कायिक भागों से ही नए पौधे का जन्म हो जाता है। उसके बारे में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो एक स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना के बारे में आपको पढ़ना है, नील कुरैंजी के बारे में। ये जो नील कुरैंजी वाला टॉपिक है इसके बारे में आप जरूर पढ़ लेंगे। इसके बारे में एक पूरा क्वेश्चन ही नीट में पूछा जा चुका है, एग्जैक्ट सेम यही चीज पूछी गई थी नील कुरैंजी के बारे में कि 12 सालों में ये एक बार फ्लावर देता है, और एक बार ऐतिहासिक तौर पे इसने फ्लावर दिया था जब बिल्कुल ब्लू कालीन सा बिछा हुआ दिखाई पड़ा था। तो नील कुरैंजी का आपको क्या पूछा गया था, वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद कर लेना है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, स्ट्रोबाइलेंथस। स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो नील कुरैंजी के बारे में आप पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
कुछ भी खास नहीं है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ना है। जो आपका इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया गया है उसमें आपको केवल हेटेरोगेमीट्स के बारे में और सेल डिवीजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। आपको हेटेरोगेमीट्स के बारे में और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है ना। आपको और क्या पढ़ना है, सेल डिवीजन में आपको हेटेरोगेमीट्स में, सेल डिवीजन में आपको गेमीट फॉर्मेशन के दौरान किस तरह से सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, है ना। तो इसके आप क्या करेंगे, इसके टाइप्स और एग्जाम्पल्स, टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स आप तैयार कर लेंगे। और कभी भी आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चन आता है तो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपने देखा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आने पर सभी बच्चों को कॉमन मार्किंग की गई। तो इसलिए जो आउट ऑफ सिलेबस है उस पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। तो पहला चैप्टर आज हमने केवल रिवाइज कर लिया है, पहले चैप्टर को हम छोड़ देंगे। जब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर नंबर 2 में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है बच्चों, चैप्टर नंबर 2 आपका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि आपको इसमें क्या पढ़ना है, आपको इसमें ये जानना है कि प्लांट्स में और ऐसे प्लांट्स जिनमें फूल होते हैं उनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसी होती है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सभी कौन से ग्रुप में आते हैं बच्चों, जो सभी फ्लावर्स होते हैं वो जिन पौधों में उनके जीवन काल में कभी न कभी पुष्प होता है वो फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी में आ गए, और वो आते हैं एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में। इसमें आते हैं एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में। तो आप सबको पता है कि एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो जो है बहुत कह सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, और उस पर आपका पूरा चैप्टर है। उस चैप्टर में जैसे हमको प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना, अनेक तरीके के फ्लावर्स हैं जिन्हें हम लगातार देखते हैं, सूंघते हैं, जिनकी महक हमको अच्छी लगती है या जिनके रंग की खूबसूरती हमें अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये सारी चीजें जिससे हम उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये सारे कारण होते हैं उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए। जैसे मनुष्यों का अस्तित्व है इसी तरह से फूलों का अस्तित्व भी, अगर जैसे हम आदि मानव के रूप में आए और अभी हम बहुत एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग के रूप में हैं, इसी तरह से अगर लैंगिक जनन की प्रक्रिया ना होती तो फूल भी हमारे बीच में नहीं होते। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा फूलों का अस्तित्व जो है वो बरकरार है। किसके द्वारा बरकरार है, फूलों का अस्तित्व लैंगिक जनन के द्वारा ही बरकरार है। तो लैंगिक जनन क्यों चाहिए, क्योंकि फूलों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। फूलों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है किसमें, फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो फ्लावर्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं। अब आपको अगले चैप्टर में जैसे हम लोगों की कोई भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फीलिंग होती है, हमें किसी को लव शो करना है, किसी के साथ हमें अफेक्शन शो करना है, अपनी हैप्पीनेस को शो करने के लिए, अपनी ग्रीफ को शो करने के लिए, इवन हम अपनी सैडनेस को या शोक को भी दिखाने के लिए फ्लावर्स को सिंबल के रूप में यूज करते हैं, है ना। तो फ्लावर्स ये पूरे स्ट्रक्चर के बारे में आपको
ब्रीफ में जानना है फ्लावर्स एक्चुअल में क्या होते हैं। फ्लावर्स एक्चुअल में फूल नहीं होते, फ्लावर्स एक्चुअल में आपके तने से निकलने वाला, तने का ही एक संघनित रूप होता है। फूल जो हैं वो क्या होते हैं, फूल तने का ही संघनित रूप होते हैं, है ना। फ्लोरल मॉडियम होते हैं, उसके बारे में आप विस्तार से जानेंगे कि फ्लावर्स के आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एक फ्लावर का एलएस दिखाया जाएगा, और उसके बारे में आप जानेंगे कि ये जो बायोलॉजिस्ट्स हैं इनके लिए जो फूल हैं इनका मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल जो आश्चर्य है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही स्थान है। तो आपको इसके मेल और फीमेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, उसके सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और ब्रीफ में पढ़ना है। तो आपको स्टेमन के बारे में पढ़ना होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ना होगा। आपको सारी चीजों के बारे में ब्रीफ में, जो पराग कण होते हैं उनकी संरचना के बारे में ब्रीफ से पढ़ना है। आपको पिस्टिल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है पूरा। आपको मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट और पॉलिनेशन के बारे में पढ़ना है। आपको सबसे पहले फूल की संरचना के बारे में पढ़ना है, और फूल के भाग के बारे में पढ़ना है, फूल के जो जनन अंग होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, और इसमें आपको विस्तार से पढ़ना है, ब्रीफ में पढ़ना है, और उसमें जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने 12th क्लास के पूरे सिलेबस के बारे में जान लिया। आपको चैप्टर 1 जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन नीट के सिलेबस में जरूर है, उसके बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। आपका अगले सेशन में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लेंगे, जो कि है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो आपका यूनिट नंबर 6 है। इससे आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो इस बार जो सिलेबस में हम पढ़ेंगे वो आपको एग्जाम के हिसाब से ही साथ साथ तैयारी भी करते चलेंगे और ब्रीफ में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।